यही स्ट्रक्चर क्रोमेटिन कहलाता है। क्रोमेटिन का काम क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जब एक सेल डिवाइड होने के लिए रेडी होता है, एक नए सेल को जन्म देने के लिए रेडी होता है, आपको पता होना चाहिए कि जब एक सेल डिवाइड होता है ना, उसके बाद ही एक नए सेल का जन्म होता है। एक सेल दो पार्ट्स में बट जाता है, ये वाला पार्ट एक नया सेल बना लेता है और ये वाला पार्ट भी एक नया सेल बना लेता है। इसी प्रोसेस के बीच में क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं, बहुत सारे क्रोमेटिन एक साथ आकर मिल जाते हैं और एक मोटा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक मोटा धागे जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और उसी स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम कहा जाता है। अब देखिए क्रोमोसोम का काम क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। These chromosomes are structures responsible for characters और genes inherited by one generation from earlier generations। जैसे पेरेंट्स के गुण हमें उनके बच्चों में देखने को मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जो पेरेंट सेल होता है ना, उसका गुण हमें बेबी सेल में देखने को मिलता है और क्रोमोसोम्स के कारण ही ये गुण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा पाता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि इंसान का जो सेल होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, डॉग के सेल में 78 क्रोमोसोम्स होते हैं, पिजन के सेल में 80 क्रोमोसोम्स होते हैं, ईस्ट के सेल में 32 क्रोमोसोम्स और वीट के सेल में 42 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सब डेटा आप याद रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स या टिक द करेक्ट ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है। मेनी स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द सेल। सेल के अंदर बहुत सारे लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। दीज आर इक्विवेलेंट टू द ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेन्स होता है, बिल्कुल वैसे ही सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गेन्स होते हैं, दोनों एक तरह से काम करते हैं। हेंस दे आर नेम्ड एज सेल ऑर्गेनल्स, इसीलिए इसको हम लोग सेल ऑर्गेनल कहते हैं। अब इसी के बारे में हम लोग को डिटेल में यहाँ से पढ़ना है। सेल ऑर्गेनल्स में सबसे पहले हमें प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ना है। प्लास्टिड्स क्या होते हैं उसके बारे में ध्यान से समझिएगा। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट के सेल में पाए जाते हैं। ये बड़े साइज के ऑर्गेनल्स होते हैं और इनका काम होता है प्लांट्स के गुण को दिखाना। इसमें कुछ ऐसे पिगमेंट्स पाए जा सकते हैं जो कि प्लांट सेल को कलर प्रोवाइड करते हैं। प्लास्टिड तीन तरीके का हो सकता है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और एक तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तीनों के बारे में एक एक करके अब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट को समझ लेते हैं। प्लांट्स में कुछ ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं और इन्हीं प्लास्टिड्स को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है प्लांट्स के लिए, ग्रीन प्लांट्स के लिए फूड मैन्युफैक्चर करना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दूसरे प्लास्टिड का नाम है क्रोमोप्लास्ट। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करवाना। जैसे कि फ्रूट का जो कलर होता है, वेजिटेबल्स का जो कलर होता है, फ्लावर्स का जो कलर होता है, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है। वही चीज़ यहाँ पर बताया भी गया है कि क्रोमोप्लास्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्रोमोप्लास्ट का ही काम होता है कलर देने का। प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट्स में हमें कलर दिखाई देते हैं, जैसे कि फ्लावर का एक अलग कलर होता है, फ्रूट का एक अलग कलर होता है, स्टेम का अलग कलर होता है, ये सब कलर देने का काम क्रोमोप्लास्ट ही करता है। लेकिन ग्रीन कलर को छोड़कर। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट्स को ग्रीन कलर देने का काम ऑलरेडी क्लोरोप्लास्ट करता है, तो इसका काम ये क्यों करेगा? इसीलिए ग्रीन कलर को छोड़कर जितना भी कलर आपको प्लांट में दिखाई देता है, सिर्फ उसके लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हमें समझना है कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। ये तीसरे टाइप का प्लास्टिड है। इसके बारे में यहाँ पर लिखा है, प्लांट्स ऑल्सो कंटेन सम कलरलेस प्लास्टिड। कुछ ऐसे प्लास्टिड भी होते हैं जो कि कलरलेस होते हैं, उसका कोई रंग नहीं होता है। इसका बस इतना ही काम होता है कि सेल में स्टार्च को, प्रोटीन को और ऑयल्स को स्टोर करके रखने के लिए ये जगह प्रोवाइड करवाता है। दूसरा सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सेल को जितना एनर्जी चाहिए ना, माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलता है। यहाँ पर बताया गया है कि इसका शेप दो तरीके का हो सकता है। ये रॉड शेप्ड भी हो सकता है कुछ इस तरीके का, और ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर वाला भी हो सकता है कुछ इस तरीके का। एक सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा सकते हैं और सभी मिलकर सेल में होने वाले फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। सेल जो होते हैं वो भी सांस लेते हैं, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए और वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उनकी हेल्प करता है। इसके साथ साथ सेल में जनरेशन ऑफ एनर्जी भी होता है। सेल में एनर्जी बनता है फूड को यूज़ करके, और इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया सेल की मदद करता है। हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तीसरा सेल ऑर्गेनेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग शॉर्ट में ER भी बोलते हैं। ये एक नेटवर्क की तरह पूरे सेल में फैला होता है। जैसे कि हमारे पूरे कंट्री में रोड नेटवर्क फैला हुआ है, रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से ER हमारे सेल में फैला होता है। इसका काम क्या होता है वो भी आप याद रखिएगा।
एक सेल के अंदर जितने भी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए चैनल्स प्रोवाइड करवाना, उसके लिए रास्ता प्रोवाइड करवाने का काम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का हो सकता है, एक होता है रफ ईआर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ ईआर यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसको हम लोग रफ ईआर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो अपीयरेंस होता है ना, ये देखने में हमें रफ जैसा लगता है। जब आप इसके सरफेस को देखिएगा तो इसमें आपको बहुत सारा ऐसा ऐसा स्पॉट दिखेगा, बहुत सारा ऐसा ऐसा दाना दिखेगा, और इन्हीं दानों को हम लोग राइबोसोम्स बोलते हैं। राइबोसोम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सेल के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम राइबोसोम्स का ही होता है। इसके भी नाम से हमें पता चल रहा है कि इसको हम लोग स्मूथ ईआर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये देखने में स्मूथ लगता होगा। यहाँ पर बताया भी गया है कि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, इसके कारण से इसका जो अपीयरेंस है वो स्मूथ रहता है। स्मूथ ईआर सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये फैट्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। अगला सेल ऑर्गेनेल है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स स्टैक्ड वन अबव द अदर। ये सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है और एक के ऊपर एक स्टैक्ड रहता है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेनली दो ही काम होता है, एक होता है प्रोसेसिंग और एक पैकेजिंग। एक सेल के अंदर में जितना भी मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसको प्रोसेस करने का काम और उसको पैक करने का काम गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ही होता है, ताकि उस मटेरियल को सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक आसानी से ले जाया जा सके। अगला सेल ऑर्गेनेल है वैक्यूल। अब हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। आपको हम बताए थे कि सेल में साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एम्प्टी स्पेस होते हैं, खाली जगह होता है, और उसी खाली जगह को हम लोग वैक्यूल बोलते हैं। इसका साइज जनरली प्लांट सेल में बड़ा होता है, प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल में बहुत छोटे या नहीं के बराबर वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इसका भी मेनली दो ही काम होता है। इसका काम होता है एक्सेस वाटर को स्टोर करके रखना, एक सेल में जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको स्टोर करके रखता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है ना उसको भी वैक्यूल ही स्टोर करके रखता है। अगर हम लोग अमीबा की बात करें जो कि एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं और इसका काम होता है फूड मटेरियल्स को स्टोर करके रखना जब तक उस फूड मटेरियल का डाइजेशन न हो जाए। अगला सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम्स। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जो रफ ईआर होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसको रफ करने का काम यही राइबोसोम्स ही करता है। बहुत सारा छोटा छोटा दाना जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग राइबोसोम्स बोलते हैं। यहाँ पर इसके बारे में बताया भी गया है कि राइबोसोम्स छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनका काम क्या होता है तो आप याद रखिएगा कि राइबोसोम्स जो होते हैं ना वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अगला और सबसे अंतिम सेल ऑर्गेनेल है सीलिया और फ्लैजेला। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसके ऊपर एकदम छोटा छोटा हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसके ऊपर एक सिंगल हेयर जैसा लंबा सा स्ट्रक्चर निकला होता है, इसको हम लोग फ्लैजेला बोलते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, सम सेल्स हैव दीज स्मॉल एक्सटेंशंस ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन। कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसके सेल मेम्ब्रेन से एक एक्सटेंशन निकला होता है, एक एक्स्ट्रा चीज़ निकला होता है, और उसी को हम लोग या तो सीलिया बोलते हैं या तो फ्लैजेला बोलते हैं। अगर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं तो सीलिया बोलेंगे, और सिर्फ एक ही लंबा सा स्ट्रक्चर निकला हुआ है तो उसको हम लोग फ्लैजेला बोलेंगे। इसका भी मेनली दो ही काम है, एक है लोकोमोशन और दूसरा है कलेक्शन ऑफ फूड। ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, सेल को एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प करता है, और फूड को कलेक्ट करने में भी हेल्प करता है। अगर कहीं पर फूड आइटम दिखेगा उसको तो ये इसी से इसको कैप्चर करेगा और उसको सेल के अंदर डाल देगा। कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि पैरामीशियम, इसमें बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं, बहुत सारा छोटा छोटा हेयर जैसा स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। लेकिन अगर हम लोग यूग्लिना की बात करें तो इसमें एक सिंगल फ्लैजेलम पाया जाता है, एक ही स्ट्रक्चर हेयर जैसा इसमें निकला होता है। आपको इन दोनों ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना है, आपसे एग्जाम में इनके बारे में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि सीलिया किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है तो आपको बताना होगा पैरामीशियम। उसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फ्लैजेलम या फ्लैजेला किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है तो आपको बताना होगा यूग्लिना। ऑल दिस सेल ऑर्गेनेल्स वर्क टुगेदर। जितने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अभी तक हम लोग पढ़े सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं एक सेल के अंदर, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सेल, और ये सेल के अलग अलग कामों को करते हैं। सबका काम बटा हुआ है, सबके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, सबका काम और सबका नाम आपको याद रखना है।
हमारा अगला टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। एक छोटे से सेल से एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म कैसे बन जाता है, उसी के बारे में इस टॉपिक के अंदर में हमें डिटेल में पढ़ना है। जब तक हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट में ओपी लिखिए। हम लोग एक ऑर्गेनिज्म को एक बिल्डिंग से कंपेयर कर सकते हैं। जब भी हम लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले हमें बेसिक यूनिट चाहिए होता है, जिससे कि कोई भी बिल्डिंग हम लोग बना सकते हैं, और उस बेसिक यूनिट का नाम है ब्रिक्स। हमें सबसे पहले ईंट चाहिए होता है। बहुत सारे ब्रिक्स को जब हम लोग मिला देते हैं तो वॉल बन जाता है, बहुत सारे वॉल्स को मिला देते हैं तो रूम बन जाता है, बहुत सारे रूम्स को मिला देते हैं तो फ्लैट बन जाता है, और बहुत सारे फ्लैट्स के मिलने के बाद एक बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनिज्म में भी होता है। सबसे छोटा यूनिट जिसका जरूरत पड़ता है एक ऑर्गेनिज्म को बनने में वो होता है सेल। जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो एक टिश्यू बन जाता है, जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गेन बनता है, जब बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलते हैं तो ऑर्गेन सिस्टम बनता है, और जब बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिल जाते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाता है। अगर हम लोग एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें जो कि सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है, जैसे कि अमीबा, इसका एक ही सेल सारा जरूरी फंक्शन कंप्लीट कर लेता है। जितना भी जरूरी काम होना चाहिए एक सेल में उसका अकेला एक ही सेल कंप्लीट कर लेता है, जैसे कि फूड का डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ग्रोइंग हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। जितना काम एक सेल में होता है, जितना भी काम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है, सारा काम एक ही सेल अकेला कर लेता है। लेकिन अगर हम लोग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखें तो हर सेल का एक स्पेशल फंक्शन, एक खास काम होता है। जब बहुत सारे सेल्स का ग्रुप एक खास काम को करता है, एक खास एक्टिविटी करता है, तो उस ग्रुप को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। वही यहाँ पर हम लोग देखे थे कि सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। उसी तरह से अगर बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं और एक खास काम को करते हैं तो उस ग्रुप को हम लोग ऑर्गेन कहते हैं। जैसे कि किडनी जो बना है बहुत सारे टिश्यू के मिलने के बाद बना है, और इसीलिए किडनी को हम लोग एक ऑर्गेन बोलते हैं। इसी तरह से जब बहुत सारे ऑर्गेन से ग्रुप बना लेते हैं और मिलकर एक साथ काम करते हैं तो इसको हम लोग ऑर्गेन सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेन्स है और बहुत सारे ऑर्गेन्स के मिलने के बाद ये बना है, इसीलिए इसको हम लोग ऑर्गेन सिस्टम बोलते हैं। हमने क्लास 6 और 7 में बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, और सबका नाम यहाँ पर डू यू नो में दिया गया है। पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा है रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, स्केलेटल, मस्कुलर, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन, और सबसे अंतिम में है इंटेंग्यूमेंट्री। ऑल द सेल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। जितना भी सेल होता है, चाहे वो प्लांट का सेल हो, एनिमल का सेल हो, उसमें कुछ कॉमन पाया जाता है। जैसे कि हम लोग शुरू में ही देखे थे कि हर सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर जाने देता है। उसके अलावा एक न्यूक्लियस होता है जो कि सेल के अंदर होने वाले एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, और इसके अलावा सेल में साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है जो कि सेल में रहने वाले सेल ऑर्गेनेल्स को काम करने में हेल्प करता है। हाउएवर दे कैन अपीयर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लेकिन इतना सिमिलैरिटी होने के बाद भी एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग पार्ट्स में आपको अलग अलग तरीके के सेल देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो उनमें ब्लड सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है और लिवर सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इस चैप्टर में। इसी तरह का डिफरेंसेस आपको प्लांट्स में भी देखने को मिलेगा। प्लांट्स के जो रूट सेल होते हैं और लीफ सेल होते हैं, दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन देखने में वो काफ़ी अलग होते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में अगर हम लोग और डिटेल में जानेंगे तो हमें कुछ मेजर डिफरेंसेस का पता चलेगा, और उन्हीं डिफरेंसेस में से कुछ के बारे में हमें नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में पढ़ना है। कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। अब हम लोग दोनों सेल को कंपेयर करके देखने वाले हैं कि किसमें क्या है और किसमें क्या नहीं है। ऑल्दो ऑल लिविंग सेल्स हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं सब में कुछ कॉमन फीचर्स होता है, और उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन जब डिटेल स्टडी किया गया तो पता चला कि प्लांट के सेल और एनिमल के सेल में कुछ मेजर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। प्लांट्स के जो सेल होते हैं वो जनरली डेफिनाइट शेप के होते हैं, उनका शेप फिक्स्ड होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है सेल वॉल। प्लांट्स के सेल में एक एक्स्ट्रा कवरिंग पाया जाता है और उस एक्स्ट्रा कवरिंग को हम लोग सेल वॉल कहते हैं। इसको अगर हम लोग एनिमल सेल से कंपेयर करें तो इसमें कोई एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं पाया जाता है। इसमें जो आउटर मोस्ट कवर होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन का कवर, जो कि एक नाजुक परत होता है, एक नाजुक झिल्ली होता है जो कि सेल को चारों तरफ से घेर के रख पाता है। इसी कारण से एनिमल का जो सेल होता है वो प्लांट सेल की तरह रिजिड नहीं हो पाता है, प्लांट सेल की तरह कठोर नहीं हो पाता है। दिस प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू एनिमल सेल। इसके कारण ही एनिमल सेल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ पाता है।
हेंस दे कैन शो लार्ज वेरिएशन इन देयर शेप्स। इसके कारण से उसके आकार में हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। एक ही एनिमल के अंदर में अलग अलग आकार के सेल आपको दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा दोनों में और भी डिफरेंसेस है, जैसे कि प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये अब्सेंट होता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। प्लांट के सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं उसका साइज बड़ा होता है, बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। लेकिन एनिमल के सेल में अगर हम लोग देखें तो वैक्यूल्स या तो नहीं होता है या तो बहुत छोटा वैक्यूल होता है। ये दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको बोला जा सकता है कि आप प्लांट सेल को ड्रॉ करके बताइए या एनिमल सेल को ड्रॉ करके बताइए, या दोनों को ड्रॉ करने के लिए भी आपको बोला जा सकता है। तो इस डायग्राम को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, सिर्फ इधर ही है, इधर कोई भी सेल वॉल नहीं है, प्लास्ट नहीं पाया जाता। सेल और एनिमल सेल के बीच में देखें, उसको समराइज करके हम लोग इस टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। प्लांट सेल का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन एनिमल सेल का जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ये इररेगुलर होता है, या इसको हम लोग नॉट फिक्स्ड रहता है। प्लांट सेल में अगर हम लोग वैक्यूल की बात करें तो एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, लेकिन एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है ना, या तो बहुत छोटा होता है या तो एनिमल सेल में वैक्यूल पाया ही नहीं जाता है। सबसे अंतिम में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है। इसमें बोला गया है सेल ऑर्गेनेल्स अदर देन द वंस शोन इन द डायग्राम्स ऑन द प्रीवियस पेज आर आल्सो प्रेजेंट इन द। के अलावा भी और बहुत, और अगर आपको क्वेश्चन आंसर में भी हेल्प चाहिए तो उसका भी वीडियो आपको वहीं मिल जाएगा। यूट्यूब को बंद करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए। और इन सब के बदले में हम आपकी पढ़ाई को और भी ईजी और इंटरेस्टिंग बनाते